पार्लियामेंट्री कमिटीज। लिखेंगे संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमिटीज। संसदीय समिति बेसिकली देखा जाए तो ये संसदीय समितियां जो होती हैं ये होती है आपके लोअर हाउस और अपर हाउस जैसी, आपकी लोकसभा राज्यसभा जैसी। सेम वैसे ही इनका प्रोसेस होता है, सेम वैसे इनकी कार्यवाही चलती है, सब कुछ सेम होता है। बस डिफरेंस क्या होता है इसमें? डिफरेंस ये होता है कि ये जो संसदीय समिति है इनकी जो कार्यवाही होती है, इनका जो सत्र चलता है वो गोपनीय चलता है, वो सीक्रेट चलता है। अब देखो संसदीय समिति आपके पास होती है स्टैंडिंग कमेटी, दो तरीके की होती है स्टैंडिंग कमिटीज, यानी कि स्थायी समिति। अब ये स्थायी समिति क्या होता है पहले हम देखेंगे। तो ये आता है आपकी स्थायी समिति, और दूसरा होता है आपका कि कुछ ऐसी समिति जो आपकी टेम्पररी पर्पस के लिए बनती है, यानी कि कमिटीज फॉर्म फॉर दी टेम्पररी पर्पस। यानी कि ऐसी समिति जो किसके लिए बनती है, यानी कि इसको आप बोल सकते हो अस्थायी समिति। अस्थायी समिति यानी कि कुछ ऐसी समितियां जो किसके लिए बनती है, अस्थायी रूप से बनती है, और ये आपकी स्थायी रूप से बनती है। अगर मैं बात करूं स्थायी समिति यानी कि स्टैंडिंग कमेटी, तो जैसे आपका हो जाएगा पहली फाइनेंशियल कमिटीज, और इस फाइनेंशियल कमेटी में पहला आता है आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि वित्तीय समिति। वित्तीय समिति अभी हम एक एक करके देखेंगे इनका काम क्या होता है। वित्तीय समिति, पब्लिक अकाउंट यानी कि लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, आई बात समझ में। दूसरा आती है आपकी बी एस्टिमेट कमिटी, एस्टिमेट यानी कि प्रकलन समिति। प्रकलन समिति, प्रकलन समिति। और तीसरी आती है आपकी चलो तीसरी रहने दो, चलो ये तो आ गई आपकी फाइनेंशियल कमिटीज में। अब जो है फिर इसके बाद आपकी कुछ और समितियां भी बनती, पहले इतना लिखो, इतना लिख लिया। इसके बाद लिखना दूसरी कमेटी। ये तो आपने देखा कि वित्तीय कमेटियों में पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी ये है। दूसरा लिखेंगे हम प्रिविलेज कमेटी, विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति, प्रिविलेज कमेटी। क्या लिखा आपने? विशेषाधिकार समिति यानी कि प्रिविलेज कमेटी। अभी हम इनको वन बाय वन करके देखेंगे इन समिति को काम क्या होता है। कमिटीज पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो ये हो जाएगा आपका प्रिविलेज कमेटी यानी कि विशेषाधिकार समिति। तीसरा हो जाएगा आपका पिटेंशन समिति, पिटेंशन कमेटी यानी कि याचिका समिति। क्या हुआ, कुछ दिक्कत, डिस्कशन हो रहा कुछ? पिटेंशन क्या हुआ? सब लिख रखा है, कुछ छोटा कुछ नहीं है। पिटेंशन याचिका, याचिका दायर करते ना, पिटेंशन कमेटी। ये अब जो है कुछ अदर कमिटीज भी होती है, यानी कि चौथे नंबर पे आएंगे आपकी अदर कमिटीज।
अदर कमिटीज में पहले हो जाएगी आपका नियम समिति, इसको लिखेंगे आप नियम समिति। नियम समिति यानी कि क्या हो जाएगा, रूल कमिटी, रूल ही बोलेंगे इसे, हाँ रूल्स कमिटी। इसके बाद आएगी आपकी दूसरी एकोमोडेशन कमिटी। एकोमोडेशन कमिटी यानी कि आवास समिति, हिंदी में लिखेंगे इसको आवास समिति। नेक्स्ट लिखेंगे कमिटी फॉर सैलरी एंड पेंशन। सैलरी एंड पेंशन यानी कि वेतन और भत्तों के लिए कमेटी, हिंदी में लिखेंगे वेतन और भत्तों के लिए समिति, कमिटी फॉर सैलरी एंड पेंशन। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे लास्ट इसमें वर्किंग कमिटी। कार्यकारी समिति, ये लिख दिया हमने कैसे, स्टैंडिंग यानी कि स्थायी समिति। अब इसमें लिखेंगे, पहले इंग्लिश में लिखो, मैं हिंदी में लिखवाती हूँ, पहले लिखोगे, पहले लिखिएंगे आप द पर्पस ऑफ टेम्पररी कमिटी या द पर्पस ऑफ टेम्पररी असेंबली, ये फिर ऐसे लिखो, एक मिनट। टेम्पररी कमिटीज इज अ स्पेशल वर्क और प्रोजेक्ट, टेम्पररी असेंबली कमिटी is a special committee which is made for specific period of time, which is made for specific period of time। जैसे लिखेंगे जो किसी विशेष कार्य या प्रयोजन के लिए, नंदिनी जी लिखो, जो किसी कार्य या विशेष प्रयोजन के लिए या निश्चित समय के लिए बनती है, या निश्चित समय के लिए बनती है, या विशेष कार्य या परियोजना या किसी निश्चित समय के लिए बनती है। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका, जैसे जॉइंट कमेटी, जॉइंट कमेटी को हम बोलते हैं प्रवर कमेटी, प्रवर समिति। कल पढ़ी थी प्रवर समिति, जब आप लोगों ने देखा था कि भाई लोगों के लिए कोई भी बिल बनता है, उसकी जो वो जो है वो किसके लिए छोड़ा जाता है, जनता के लिए भी छोड़ा जाता है, और उसकी जनता की राय पर रिपोर्ट कौन तैयार करता है, जॉइंट कमेटी। सिलेक्ट जॉइंट कमेटी, नेक्स्ट लिखेंगे सिलेक्ट जॉइंट कमेटी। यानी कि संयुक्त प्रवर कमेटी, प्रवर समिति। तीसरा लिखेंगे इंक्वायरी कमेटी, आ जाएगा ये, इंक्वायरी को क्या कहेंगे हम, जांच समिति। ये आपकी कमिटीज है, ये कमिटी इसी में ही आता है संसद वाले में। अब देखो ये कमिटीज जो है टेम्पररी कमिटीज आती है आपकी करंट अफेयर पे बेस्ड, ये आपको करंट अफेयर बेस्ड याद रखनी है, इसको कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बस ये है कि हम थोड़ा जांच समिति में हम देख लेंगे कि कहाँ से कितने मेंबर्स आते हैं, बस ये आपको करंट अफेयर के अकॉर्डिंग देखना, करंट अफेयर में क्या चल रहा है। अब जैसे हमने ज्वाइंट समिति पढ़ा था कल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी विधेयक जब लोकसभा या राज्यसभा में जाता है तो उसके बाद कुछ समय बाद जब वो पारित हो जाता है तो उसके बाद जो है क्या होता है कि जनता के लिए भी तो छोड़ा जाता है उस विधेयक को,
जनता के लिए, उसकी रिपोर्ट कौन तैयार करता है? आपका ज्वाइंट कमेटी। तो ये आपकी तभी बनेगी जब आपका कोई विधेयक लोकसभा में जा रहा है, तो ये कुछ समय के लिए बनती है, ठीक है, किसी स्पेशल कार्य के लिए, और ये बनती रहती है। अब जैसे आपने लिखा पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी, इन दोनों को जुड़वा बहनी भी बोलते हैं, लिख दो इनमें, दे आर कॉल्ड ट्विन सिस्टर्स, जुड़वा बहनें भी कहते हैं इनको। ट्विन सिस्टर कैसे? कि इनका काम एक दूसरे के साथ एक जैसा काम है, इनका एक जैसा काम है। चलिए अब हम इनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि इन कमिटीज का क्या काम होता है। ये हमने कमिटीज के पूरा चार्ट बना दी कि कौन कौन सी कमिटीज होती है। चलिए अब हेडिंग डालेंगे आप लोग, फाइनेंशियल कमिटीज पढ़ रहे हैं ना हम, फाइनेंशियल। देखो हम जो इनको एक साथ करेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे हम फाइनेंशियल कमिटीज, वित्तीय समिति। अब जो है आप लोग क्या करेंगे, अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पार्टीशन कर रही हूँ। एक तरफ लिखेंगे आप लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे मत समझना कि बस खाली लिखने के लिए। अभी बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे बना है। कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति, और इधर डाल दिया हमने एस्टिमेट समिति। लिख देना इधर क्या आएगा, यहाँ पे प्रकलन समिति। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ध्यान रखो मेंबर्स, तो ये जो लोक लेखा समिति है, सबसे पहले मेंबर्स को देखो। मेंबर्स होते हैं इसमें टोटल 22, ध्यान रखना, मेंबर्स होते हैं टोटल 22। अब ये 22 मेंबर कैसे, 7 जो है राज्यसभा से होंगे और बाकी के 15 जो है लोकसभा से होंगे। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंबर्स कहाँ से होते हैं, तो 7 जो है राज्यसभा से होते हैं इसमें, और 15 जो है इसमें लोकसभा से होते हैं। अब देखो अभी रिसेंट आपका पिछले साल एक पेपर हुआ था, अभी इसी साल एक पेपर हुआ था शायद 26 या 25 में, तो वहां पे पूछा गया था कि ऐसी कौन सी समिति है जो अनन्य रूप से लोकसभा की है। यानी अनन्य रूप से मतलब कि ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें केवल और केवल लोकसभा के मेंबर है, तो केवल और केवल लोकसभा के मेंबर सिर्फ इसमें। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसमें 22 मेंबर है टोटल। अब ध्यान रखना कितने मेंबर है, 22 मेंबर है, जिसमें से 7 आपकी लोकसभा से है, सॉरी राज्यसभा से, 15 लोकसभा से, ध्यान रखना। अब ये बड़ी कमेटी है, बड़ा अपर हाउस है, सॉरी लोअर हाउस है, ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, तो इसलिए जो है क्या यहाँ से ज्यादा मेंबर्स होंगे। अब ध्यान रखना, चलिए अब जो है यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूं, तो ये कमेटी जो है कभी ना कभी तो फॉर्म होगी, तो इसका गठन कब हुआ है, फॉर्म यानी कि गठन कब हुआ है इसका, 1921। ध्यान रखना लोक लेखा समिति का गठन जो है 1921। इस तरीके से पॉइंट याद रखना। मेंबर्स किसमें कितने, इसमें 22। चलिए तो अब लिखेंगे सदस्यों को निर्वाचन, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स, हिंदी में लिखेंगे सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होता है यहाँ पे, चलिए सदस्यों का निर्वाचन देखें तो यहाँ पे कौन अपॉइंट करता है भाई, चेयरमैन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। परिधि मुझे आंसर दो, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तुम बोलो दीक्षा। अभी बताऊंगी मैं।
वाइस प्रेसिडेंट, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। अब जो है अपॉइंटमेंट हमने देखा, अब कैसे होता है, थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी समानुपातिक, लिखो समानुपातिक, हिंदी में कैसे होता है इनका निर्वाचन, समानुपातिक एकल संक्रमणीय, या फिर ऐसे लिखो समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब जो आपको प्रेसिडेंट का याद होगा आपको कि प्रेसिडेंट का किस तरीके से आपका वो हुआ था इलेक्शन, उसी तरीके से यहाँ पे इनके मेंबर्स का भी होगा, लेकिन जो सिलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनको अपॉइंट यानी कि शपथ दिलाने का काम कौन होगा, लोकसभा में लोकसभा के चेयरमैन का, राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने बोला कि इनका प्रेसिडेंट की तरह ही क्या होता है, इलेक्शन होता है। अब ध्यान रखना कि जब प्रेसिडेंट की तरह इलेक्शन हो रहा है तो जो मेंबर्स होंगे जो चुन के आए हैं वो कैसे होंगे भाई, उनको लोकसभा में लोकसभा का चेयरमैन अपॉइंट करेगा और राज्यसभा में राज्यसभा का चेयरमैन रखेगा, है ना। चलिए इतना क्लियर हो अपॉइंटमेंट। अब जो है ध्यान रखना इसमें ध्यान रखना कि जो कमिटीज होती है, ये जो कमिटी है, इस कमिटी में ध्यान रखना, इस कमिटी में मंत्री जो है मेंबर्स होते हैं। अब तुम्हारा कंफ्यूजन क्या होगा, इसमें ध्यान रखना कि एक होता है आपका मंत्री परिषद, यानी कि सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एक होता है आपका मिनिस्टर। ध्यान रखना इसमें सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य जो है क्या नहीं होंगे इसमें नहीं होंगे। अब क्यों? क्योंकि ये जो समितियां बनती है, इन समितियों का सबसे पहले देखो कार्य क्या होता है, वर्क। अभी तुम अपने आप समझ जाओगे, पहले काम देखो इनका कार्य, इन समितियों का कार्य क्या होता है। देखो कार्य की मैं बात करूं तो सबसे पहले इन समितियों का काम क्या होता है, सरकार के द्वारा किए गए खर्चों पर निगरानी रखना, बजट। अब देखो ये समितियां तब ज्यादा आती है जब आपका बजट बन जाता है। बजट जब बनता है तो अलग अलग एरियाज में हमने बजट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि सरकार ने किस तरीके से किस एरिया में पैसा खर्च किया है वो उसका जांच करना, ठीक है। जैसे कैग होता है ना, कैग क्या करता है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट बनाता है, एयर की रिपोर्ट बनाता है कि सरकार ने जो बजट है जो अलग अलग एरियाज में दिया है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो ठीक से लग रहा है कि नहीं। तो यानी कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे क्या करता है, ये ध्यान रखना, यानी कि सरकारी खर्चे पर निगरानी रखता है। सरकारी खर्चा यानी कि सरकार जो है क्या कर रही है, सरकार किस तरीके से इसमें खर्चा कर रही है। अब जो है यहाँ पे मेंबर्स कैसे होंगे, सरकार के खर्चे पे ध्यान कौन रखेगा, आप लोग, ये वो मंत्री लोग, या वो मंत्री परिषद के सदस्य, वही करेंगे। अब वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके मंत्री मतलब जो केवल सांसद होंगे। देखो दो मैंने बताया था ना कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है और एक मंत्री होते हैं। इसमें बात करी जाए तो इसमें केवल मंत्री ही भाग लेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसके सदस्य नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही तो क्या कर रही है, बजट बना रही है, अपने अपने विभागों में बजट को दे रही है ना। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही क्या करेगी, अगर तुम खर्चा करोगे और तुम ही अपने मम्मी पापा को हिसाब दोगे तो जाहिर सी बात है ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, तुम पैसे को आगे पीछे गोलमोल कर दोगे, ऑब्वियसली बातें करोगे। तो उसी प्रकार से अगर आपने खर्चा किया और आपकी बहन आपके खर्चे पे क्या कर रही है, ध्यान रख रही है कि कितना खर्चा कर रही है, तो वो मम्मी को शिकायत करेगी या मम्मी को बताएगी कि इस जगह इसने इतना पैसा खर्च कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे मंत्री परिषद ही क्या होती है, आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जैसे रेल मंत्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर्स हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, इस तरीके से अलग अलग, शिक्षा मंत्री हो गया। इन एरियाज में आपके जो बजट से पैसा जाता है उन पे कौन रखता है निगरानी, ये मंत्री रखते हैं। आई बात समझ में? ये मंत्री आपके मेजोरिटी वाले भी हो सकते हैं, माइनॉरिटी वाले भी हो सकते हैं, यानी कि ऑपोजिशन वाले भी होते हैं और जो आपकी जिसकी सत्ता चल रही है वो भी होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो सरकारी खर्चे पे ध्यान रखिएगा, पहला काम तो इसका क्या हो गया, सरकारी खर्चे पे ध्यान रखना। दूसरा काम क्या होता है कि कैग, अभी हम आगे आने वाला टॉपिक यही पढ़ेंगे, कैग
यानी कि कैग क्या होता है, जो आपका ये होता है ना कैग, ये कैग की रिपोर्ट, कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, पीएसी, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को शॉर्ट फॉर्म में पीएसी कहते हैं। आई बात समझ में। तो कैग अपनी जो फाइनल ईयर की रिपोर्ट होती है, एक फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट होती है, वो किसको देता है, पीएसी को देता है। और ये पीएसी जो है क्या करती है, इसको लोकसभा में रखती है। आई बात समझ में। कैग तो आपका जो हो गया, जो वार्षिक रिपोर्ट बनाता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी। यानी कि इसको अध्ययन ना बोलो तो ऐसा बोल लो कि कैग अपनी जो पूरी फाइनेंशियल ईयर की जो रिपोर्ट है, पूरे अगर इस साल देखो बजट बना, अब वो पिछले साल का बजट क्या करेगा, पिछले साल का बजट बना, बजट बनने के बाद पूरे साल भर का खर्चा किस तरीके से हुआ, वो अपनी रिपोर्ट कौन तैयार करेगा, कैग रिपोर्ट तैयार करेगा। और कैग जो है तब अपनी फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट किसको देगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि पीएससी को देगा। और पीएससी जो है इसको क्या करेगी, स्टडी करेगी कि हाँ भाई ये खर्चा ठीक तरीके से हुआ या नहीं हुआ, क्वेश्चनेबल अकाउंटेबिलिटी आएगी यहाँ से। आई बात समझ में, समझ में आ रहा है। तो कार्य हमने देख लिए कि क्या है, पहले तो सरकारी खर्चे पे ध्यान रखना, दूसरा कि कैग को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है और पीएससी जो है इसको स्टडी करता है। चलिए क्या लोकसभा, लोकसभा नहीं, स्टडी कर दो, लोकसभा नहीं, लोकसभा में हम आगे चलेंगे आगे। चलिए लोकसभा वाला कंसेप्ट हम कैग में पढ़ेंगे, अभी नहीं, फिलहाल इसको देखो। तो ये आपको समझ में आया, इतना समझ में आया। चलिए अब जो बात करूं मैं, तो ये जो एस्टिमेट कमेटी है, इसका काम भी क्या होता है, यही करना है। जो काम पीएससी का होता है वही काम एस्टिमेट कमेटी भी करती है, यानी कि जांच करती है कि भाई पैसा किस तरीके से खर्च हुआ। आपस में देखा जाए तो पीएससी और एस्टिमेट कमेटी दो बराबर कमेटी है, यानी कि उनका काम एक जैसा है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, यानी कि जुड़वा बहनें भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो एस्टिमेट कमेटी का गठन कब हुआ था, यानी कि इसको फॉर्म कब किया था, 1950। एस्टैब्लिश बोल लो या फिर फॉर्मेशन बोल लो या फिर गठन बोल लो, कब लिख दिया मैंने, कब हुआ इसका, 1950 में। अगर मैं बात करूं तो मेंबर्स की मैं बात करूं तो मेंबर्स इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं। और ये 30 के 30 मेंबर्स आपके कहां से होते हैं भाई, लोकसभा के होते हैं। 30 मेंबर्स होते हैं इसमें, और ये 30 के 30 मेंबर आपके लोकसभा के होंगे, ध्यान रखना इसको, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये सारे के सारे मेंबर आपके लोकसभा के होंगे। अगर मैं बात करूं तो अपॉइंटमेंट भी सेम इसी तरीके से होगा, बस राज्यसभा को हटा दो। अगर यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स लोकसभा के हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका क्या होगा, STVS, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू इसका यहाँ पे भी इन मेंबर्स का भी क्या होगा, निर्वाचन होगा। और इनको कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंटेड बाय लोकसभा के चेयरमैन ऑफ लोकसभा। आई बात समझ में, इतना क्लियर, लिखते रहो साथ साथ में। केवल लोकसभा के। अब जब लोकसभा के मेंबर, अभी देखो यहाँ पे तो क्या था, ये पीएससी में आपने देखा कि अपोजिशन वाले भी है और सत्तारूढ़ वाले भी है, क्या हुआ, सिंगल ट्रांसफर यानी समानुपातिक मत प्रणाली, ये वाला, इसको शॉर्ट फॉर्म में STVS बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मेंबर्स जो है, अब लोकसभा है, लोकसभा उसी की होती है जिसकी सरकार होती है, तो यानी कि इस कमेटी का जो चेयरमैन होगा, हेड होगा, या फिर जो मेंबर्स होंगे, मेंबर्स हेड होगा, मेंबर्स भी बोल लो, ये सब किसके होंगे, जो आपकी सत्तारूढ़ जिसकी सत्ता है, जिसकी क्या है, सरकार बनी हुई है। तो लिख दो इसको कि चेयरमैन और मेंबर जो है किसके होंगे, जो आपकी सरकार चला रही है। क्या हुआ नंदिनी को डाउट, आई बात समझ में, चलो लिख दो इसे भी। देखो बजट जब बनता है तो बजट बनने के बाद ये आपकी
पीएसी और एस्टिमेट कमिटीज को फॉर्म किया जाता है, उनको बनाया जाता है, ताकि क्या करें, ये जो बजट बना है उस बजट को जिस तरीके से आपके अलग अलग एरियाज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजा गया है, तो उसका खर्चा किस तरीके से देख रही, बेसिकली बात है, यही आपका काम है इनका। चलिए, तो यहाँ पे हमने कार्य भी देख लिया, ये भी मैंने बता दिया कि एक दूसरे के पूरक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड ट्विन सिस्टर, एक दूसरे की तरह है, सेम हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए क्या कहते हैं इनको, दे आर कॉल्ड ट्विन सिस्टर, ध्यान रखना। तो यहाँ पे कमिटीज पढ़ लिया आपने, जुड़वा बहने, कमिटीज में आपने देखो फाइनेंशियल कमिटीज पढ़ ली, कुछ काम नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि इनका काम क्या होता है। ये फॉर्म इसलिए की जाती है, जब बजट बनता है तो बजट को सरकार के द्वारा किस तरीके से खर्च किया गया है उसकी जांच करने के लिए, है ना। और हर साल ये आपकी बनती है, हर साल बनती है ये, है ना। ये तो कैसी कमेटी है, ये आपकी परमानेंट कमेटी है, लेकिन हर साल बनती है। और वो जो हमने देखी थी वो करंट अफेयर की दृष्टि से आपको इंपॉर्टेंट रखनी, क्यों, हाँ, कैग और इनका काम एक जैसा होता है। कैग एक इंडिविजुअल बॉडी है जो आपकी कभी वो खत्म नहीं होती। अगर मैं बात करूं तो पीएसी और ये एस्टिमेट कमेटी, ये हर साल बनती है, बजट बनने के बाद बनाई जाती है ये, अपनी अलग से रिपोर्ट। हाँ, पर ये ध्यान रखना, इन कमिटीज के मेंबर्स आपके मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर नहीं होते, केवल और केवल सांसद होते। अब सांसद वो अपोजिशन का भी हो सकता है, यानी कि अलग अलग एरिया से आपके सांसद चुन के जाते हैं, है ना, तो वो हो सकते हैं, ध्यान रखना। चलिए, अब जो है आगे हम देखेंगे। अब इसके बाद ना कुछ ऐसी ऐसी कमिटीज है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपकी पिटेंशन कमेटी मैंने बताई थी आपको, तो ये पिटेंशन कमेटी मैंने बताई थी। तो इसमें आपको बस कुछ इस तरीके से कमिटीज है जिन पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनमें मेंबर्स कितने, बस बाकी इसका इतना ज्यादा काम नहीं। बस आपको सिलेबस में भी आपकी क्या दे रखी है, सिलेबस में भी आपका मेन जो है क्या दे रखा है, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी दे रखी है। तो लिखेंगे पिटेंशन कमेटी, यानी कि याचिका समिति। इसमें मेंबर्स दिखेंगे, तो मेंबर, इसमें टोटल 25 मेंबर्स होते, लिखेंगे 25 सदस्य होते हैं इसमें, पूरे टोटल 25 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, इस तरीके से। अब ये याचिका समिति है ना, इसको याचिका बोलते हैं। तो याचिका मतलब जनता की क्या सुनना, याचिकाओं को सुनना, ये जनता की जो बातें उनको सुनने का काम कौन करता है, ये काम करता है। दूसरा लिखेंगे प्रिविलेज कमेटी, प्रिविलेज कमेटी, इसमें भी 25 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। लिख दिया, चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद एक नया टॉपिक आ रहा है, ये अलग छोटी छोटी कमिटीज है, बस जो मैंने इतनी सारी कमिटीज बताई उनमें से मैंने कुछ जांच कमेटी बताई आपको, एक जांच कमेटी नहीं, जांच नहीं बताई मैंने, याचिका पिटेंशन कमेटी बताया, 25 मेंबर्स होते, 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। दूसरा बताया मैंने प्रिविलेज में भी 25 मेंबर्स होते, 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, बस ये छोटी कमेटी। अब ध्यान रखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पे आएगा आर्टिकल 105, आर्टिकल 105, पता है किसी को क्या है, जिन्होंने पहला पढ़ा उनसे तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ, आयुष पता है, संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि जो संसद के मेंबर्स उनको कुछ प्रिविलेज मिले होंगे, है ना, तो प्रिविलेज टू द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे लिखेंगे प्रिविलेज टू द मेंबर ऑफ देखो
कुछ इनको विशेष अधिकार मिले, प्रिविलेज मिली है, छूट मिली है। अब देखो सबसे पहले आएगा आर्टिकल 19 क्या कहता है, सबसे पहले आएगा राइट टू स्पीच। पहला राइट स्पीच, अब बोलने का अधिकार है, तो एक देश के नागरिक होने के नाते इनका बोलने का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत होगा। आर्टिकल 19 के तहत इनको बोलने का अधिकार होगा, भले ही सांसद है, एमएलए है, एमपी है, लेकिन है तो देश के मेंबर, देश के सदस्य है ना, तो बोलने का अधिकार होगा। दूसरा आर्टिकल 105 के तहत इनको प्रिविलेज मिला हुआ है बोलने का। तो सांसद है, इनके पास 2 आर्टिकल्स के थ्रू प्रिविलेज मिला है। पहला तो एक आर्टिकल 19 के थ्रू बोलने का अधिकार, यानी कि बोलने का अधिकार क्या हो गया, क्या बोलेंगे इसे, हाँ बोलने का स्वतंत्रता, या इसको ऐसे लिखो फ्रीडम टू स्पीच, ये ज्यादा सही रहेगा। बोलने की स्वतंत्रता। एक तो आर्टिकल 19 के थ्रू इनको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, और दूसरा आर्टिकल 105 के तहत इनको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, प्रिविलेज मिला हुआ है। पहला प्रिविलेज तो ये। दूसरा अधिकार क्या है इनको, दूसरा प्रिविलेज फ्रॉम अरेस्ट, गिरफ्तार होने से बचने का विशेष अधिकार। क्या है ये, अब हम इसको देखेंगे। ये आपका हेडिंग होगी, इसको इतना छोटा कर दो। मतलब क्या है इसका, देखो इसमें क्या होगा कि मान लो आपके चल रहे संसद का सत्र, यानी कि सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, राइट। इससे 40 दिन पहले, बिफोर 40 डेज, किसी भी सांसद को हम सिविल मामलों में क्या नहीं कर सकते, सिविल केसेस में हम क्या नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। संसद के सिविल मान लो कि सिविल क्या होते हैं, नॉर्मल जो केसेस हो गए, जैसे किसी से पैसा हड़प लिया, भ्रष्टाचार कर लिया, इस तरीके से। नहीं, भ्रष्टाचार आपका दूसरे उसमें आएगा। तो सिविल मामले जैसे जमीन पर कब्जा कर लिया, नॉर्मल जो सिविल मामले होते हैं, एक होता है। दूसरा देखो, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, संसद का सेशन चल रहा है ना, संसद का सत्र चल रहा है, उससे 40 दिन पहले हम सिविल केसेस में अरेस्ट नहीं कर सकते। आई बात समझ में, नहीं कर सकते। संसद का सत्र खत्म हो गया, उसके आफ्टर 40 डेज बाद भी हम सिविल मामलों में क्या नहीं कर सकते, 40 डेज हम क्या नहीं कर सकते, सिविल मामलों में क्या नहीं कर सकते, इनको सिविल केसेस में पार्लियामेंट से 40 दिन पहले, पार्लियामेंट के 40 दिन बाद उसके बाद भी, मतलब ये है कि आप सिविल मामले में, हाँ, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर किसी मंत्री ने क्या किया, किसी का मर्डर किया है और कुछ भी गलत काम किए, तो उस कंडीशन में आए तो उसको सजा मिल सकती है, लेकिन सिविल मामलों में सजा नहीं मिल सकती, इसीलिए तो नहीं मिलती है। देखा कभी आप लोगों ने सिविल मामले में किसने जमीन हड़प ली, ये कर दिया, वो कर दिया, अरेस्ट हुआ कोई? हाँ,
पहले तो वैसे ही नहीं मिलती, पहले तो मर्डर भी कर ले तब भी नहीं मिलते, अंदर इतनी वो चलती है। आई बात समझ में? तो सिविल केसेस में हम जो है यहाँ पे अरेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टिकल 105 क्या कहता है, सांसद को क्या देता है, एक प्रिविलेज देता है, गिरफ्तार होने से बचने का प्रिविलेज देता है कि तुम गिरफ्तार नहीं हो सकते। हाँ, अगर किसी मंत्री ने अगर कोई जुल्म किया है, जुल्म मतलब जैसे किसी को मारा है या भ्रष्टाचार की है, चोरी की है, तो उस कंडीशन में उसको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सिविल मामलों में नहीं किया जा सकता है। सिविल मामले में जैसे बहुत सारे मामले आते हैं नॉर्मल जो आए दिन चलते रहते हैं। पहला तो ये आपको समझ में आया कि आपराधिक मामलों में जो हम क्या कर सकते हैं, इसको गिरफ्तारी की जा सकती है। तो लिख भी दो कि जो आपराधिक मामले होते हैं उसमें गिरफ्तारी की जा सकती है। ये तो है। अब मैं एक बात बोलूं कि क्या जो आपका कोर्ट है उसके पास अधिकार है कि वो संसद में जो भी चीजें चल रही है, संसद के सत्र में अपना क्या बोल सकते हैं उसको, अपना इंटरफेयर कर सकता है। संसद में जो भी कार्यवाही चल रही है उसमें आपका कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, हाँ या ना? सपना तो हाँ भी बोल रही है, ना भी बोल रही है। नहीं, क्या पार्लियामेंट के, हाँ मतलब यहाँ पे एक नोट में लिख दो कि संसद, देखो अगर देखो ये हम देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर सांसद के रूप में, है ना। अब जो हम ये हमने एक पर्टिकुलर मंत्री के रूप में देखा, पर्टिकुलर मंत्री के रूप में देखा। अब मैं बात करूं, अगर हम ग्रुप में बात करें कि सामूहिक रूप से, जैसे सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद, उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो सामूहिक जितने भी मंत्रीगण है, ये संसद है, उसको भी तो कुछ प्रिविलेज मिला होगा। तो यहाँ पे एक प्रिविलेज ये है कि हाई कोर्ट, सॉरी जो कोर्ट है, कोर्ट क्या नहीं कर सकता, कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर, या फिर कोर्ट कांट इंटरफेयर ऑन पार्लियामेंट्री प्रोसेस। संसद की जो प्रोसेस चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, ये कार्यवाही चल रही है, उसमें कोर्ट जो है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट तो क्या कर, सुप्रीम कोर्ट को कोई भी अधिकार नहीं कि वो क्या करे, हस्तक्षेप करे। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा टॉपिक जो था कार्यपालिका और विधायिका, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ये कंप्लीट हो गया। कार्यपालिका में हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, है ना, उपराष्ट्रपति। और लेजिस्लेटिव में क्या पढ़ा हमने, लोकसभा, राज्यसभा, पढ़ लिया, लोकसभा राज्यसभा हो गया। हमने ये भी देख लिया कि संसद की कार्यवाही किस तरीके से चलती। अब जो है आपके पास दो टॉपिक बचते हैं, और दो टॉपिक में आपको कैग और हाई कोर्ट बचता है और सुप्रीम कोर्ट बचता है ना। तो कैग, अब आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, कैग पार्ट 5 के अंदर ही आता है। और कैग आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आता है, हाँ 1, हाँ बिल्कुल। क्या कुछ कंफ्यूजन है पीछे? कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हिंदी में कहते हैं हम कैग को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको कंट्रोलर मत बोल देना, कंट्रोलर है ये। अगर मैं बात करी तो सबसे पहले इसका अगर हमें उल्लेख देखने को मिलता है तो आर्टिकल 148 ध्यान रखना, 148 पे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 148, आर्टिकल 148 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना आर्टिकल 148। आई बस में कंट्रोलर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये एक कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब कि जिसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, संविधान में देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका
डिस्क्रिप्शन, यानी कि जिसको डिस्क्राइब किसमें किया है, डिस्क्राइब इन आर्टिकल। किसी आर्टिकल के तहत हम बोल सकते हैं कि कोई क्या है आपकी संवैधानिक निकाय है, यानी कि हिंदी में लिखना है इसको, संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख हमें आर्टिकल अनुच्छेद 148 में देखने को मिलता है ना। सबसे पहले तो बात करी जाए तो कैग, यहाँ पे हमने देखा एक तो कंट्रोलर, कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक। नियंत्रक मतलब क्या है कि सरकार का जो खर्चा है, सरकार के जो एक्सपेंडिचर है उस पे क्या रखना, निगरानी रखना, है ना। सरकारी खर्चे पे, यानी कि सरकारी खर्चे पर क्या रखना, सरकारी खर्चों पर निगरानी रखना, निगरानी रखना। आई बात समझ में। कंट्रोलर, नियंत्रक, नियंत्रक मतलब कि किसी चीज पे हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ना। कंट्रोल किस पे, कंट्रोल यानी कि जो सरकारी खर्चे उन पे क्या रखना, निगरानी रखना। दूसरा आता है आपका ऑडिटर जनरल। दूसरा ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल का मतलब ये है कि सरकार ने जो खर्चे किए हैं, सरकार ने जो खर्चे किए हैं सरकारी खर्चों पर, यानी ऐसे लिखूं, सरकारी खर्चों की जांच करना, सरकारी खर्चों की जांच करना एवं उसका परीक्षण करना, उसका परीक्षण। अब मैं इंग्लिश वालों को बताती, चिंता मत करो, परीक्षण करना। पहला तो लिख लिया होगा तुमने कि सरकारी खर्चे पर निगरानी रखता है ना। दूसरा कि जो सरकार ने खर्चे किए उनकी इंक्वायरी करना और उस पर रिपोर्ट तैयार करना। आई बात समझ में। परीक्षण यानी कि जो सरकारी खर्चे हैं, सरकार ने जो खर्चे किए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जो आपका खर्चा है, जैसे आपकी सैलरी अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एरियाज में डिवाइड हो जाती है, उसी प्रकार से फिर लास्ट में आपके पापा आपसे क्या मांगते हैं, हिसाब मांगते हैं मम्मी से, भाई बताओ कि तुमने मेरी सैलरी कहाँ कहाँ खर्च की। उसी प्रकार से ये जो कैग है वो भी क्या करता है, नियंत्रण करता है, सरकारी खर्चों पर निगरानी रखता है। और दूसरा ये है कि जांच करता है और उसके रिपोर्ट तैयार करता है कि इस एरिया में मान लो कि रेलवे विभाग है ना, रेलवे विभाग है, और मान लो रेलवे विभाग में गए थे 5,000 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर रेलवे विभाग को हमने दिए। अब इसे रेलवे विभाग ने किस प्रकार से खर्चा किया है वो आपको देखना पड़ेगा। वो आपकी रिपोर्ट कौन तैयार करेगा, कैग रिपोर्ट को तैयार करेगा। आई बात समझ में कि खर्चा अलग अलग डिपार्टमेंट में हमने जो पैसा दिया है, पैसे को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो किस तरीके से खर्च कर रहा है, सही तरीके से खर्च कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब कौन चेक करता है, आपका ये ऑडिटर जनरल। आई बात समझ में। पहले तो इतना समझ में आया। चलिए इसकी बात करते हैं हम, इसके कार्य क्या क्या होते हैं, इसका वर्क क्या होता है। काम की मैं बात करती हूँ ना, इसका वर्क। तो कार्य तुम्हें बेसिकली समझ में आ गया होगा कि कार्य क्या होता है इसका, सरकारी खर्चे की निगरानी करना और सरकार ने जो एक्स्ट्रा मतलब मितव्ययी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि एक्स्ट्रा जो खर्चा किया है सरकार ने उसको भी, उसकी सब जो है क्या करना है, जांच पड़ताल करना। तो सिंपल सी इसकी यही लिख लो कि जो सरकारी एक्सपेंडिचर है या सरकार का जो खर्चा है उस पर निगरानी रखना। और दूसरा, सरकार ने जिस विभाग को पैसा दिया है उस विभाग का क्या करना, आलोचना करना। आलोचना मतलब कि इस विभाग में इतना खर्चा नहीं आना चाहिए था, इतना पैसा नहीं देना चाहिए था, इस तरीके से आलोचना करना। जो सरकार ने यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, बजट है, उसमें उसका परीक्षण करना। नहीं आ रहा समझ में। काम बस इतना ही है कि सरकारी खर्चे पे निगरानी रखना और उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करना, बस यही है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखाया था। यही आपका जो है क्या का कार्य भी हो जाएगा। चलिए अब मेंबर्स की बात करते हैं, मेंबर्स की बात करते हैं ना। तो मेंबर्स की मैं बात करूं तो मेंबर कैसे होते हैं इसमें, अच्छा मेंबर्स से पहले लिखना रिपोर्ट।
कैग की जो रिपोर्ट है वो आर्टिकल 100 एंड 151 में देखने को मिलती है, आर्टिकल 151 में आपको देखने को मिलती है कैग की रिपोर्ट। अब इस कैग के रिपोर्ट में आपको पता है कि आपके पास दो तरीके के होते, तो तीन तरीके के फंड है, लेकिन जो पैसा निकाला जाता है कहाँ से निकाला जाता है भाई? सरकार के द्वारा और कंसोलिडेटेड फंड एंड कॉन्टेंजेंसी फंड, यानी कि हिंदी में लिखो सिंचित निधि और आकस्मिक निधि। हिंदी में लिखो सिंचित निधि और आकस्मिक निधि। इन दोनों अकाउंट से जितना खर्चा हुआ है उसका लेखा जोखा रखना। भाई आपके अकाउंट से पैसे निकले हैं, उस अकाउंट से आपने पैसे निकाले, अपने अकाउंट से 10,000 निकाले, अब आपका ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको कि वो 10,000 मैंने कहाँ खर्च किए, है ना। अगर आप पापा के अकाउंट से मम्मी ने पैसे निकाले तो पापा तो निगरानी रखेंगे कि तुमने कहाँ खर्च किए। उसी प्रकार से ये दो अकाउंट होते हैं आपके, कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टेंजेंसी फंड। यहाँ से जो पैसा निकला उसके खर्चे पर निगरानी रखना कि इस खर्चा कहाँ कैसे हुआ है। चलिए दूसरा कि जो कंपनीज होती है, कुछ सरकारी कंपनीज होती है, कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिनको, कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज होती है या डिपार्टमेंट होते हैं जिनको सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है। तो कुछ कंपनीज यानी कि कंपनी और डिपार्टमेंट पे जो खर्चा आ रहा है उस खर्चे पर क्या रखना? निगरानी रखना। खर्चे पर क्या रखना? कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना। इस तरीके से मेन बात यही है यहाँ पे, कैग का काम यही है कि पूरे देश का जितना भी बजट है उस बजट पे निगरानी रखना। बस ये है किस तरीके से खर्च हो रहा है, क्या खर्च नहीं हो रहा है। चलिए ये अब मैं बात करूं आगे इसकी संरचना, तो मेंबर्स कैसे होते हैं। मेंबर्स की मैं बात करूं तो क्या है कि एक सिंगल बॉडी है। मेंबर्स की मैं बात करूं तो क्या है, एक जो है कैसी सिंगल बॉडी है, यानी कि पूरे देश के लिए एक ही कैग है। उसके बाद नीचे होंगे, लेकिन कैग जो है सिंगल है। और कैग जो है ऑडिटर जनरल को स्टेट्स के लिए अपॉइंट करता है। स्टेट्स के लिए क्या लिखा? ऑडिटर जनरल को अपॉइंट फॉर स्टेट। हर राज्य में एक आपको ऑडिटर जनरल होता है। जैसे कैग आपके पूरे केंद्र सरकार के खर्चे पर निगरानी रखता है, वैसे राज्य सरकार के खर्चे पर भी तो निगरानी रखने के लिए कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए। तो कैग जो है हर स्टेट में आपके ऑडिटर जनरल को भेजता है कि अब आपने अपने राज्य में क्या करो, सरकारी खर्चे पे निगरानी रखो। तो कैग एक सिंगल बॉडी है और ध्यान रखना ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करता है अलग अलग स्टेट में। अच्छा देखो, कैग को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंटेड बाय, कैग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आई बात समझ में? प्रेसिडेंट के द्वारा तो इसको अपॉइंट किया जाता है। टेन्योर दूसरा आएगा इसका, टेन्योर लिखा है इसको, इसके बाद लिखेंगे टेन्योर। कैग का कार्यकाल कितना होता है? 6 या 65 वर्ष। अब ये समझ में आया कि 6 या 65 वर्ष क्या है? ये समझ में आया 6 या 65 वर्ष क्या है? हाँ देखो 6 साल मतलब कि मान लो कि कोई 40 साल का व्यक्ति जो है कैग बना, तो 6 साल तक यानी कि 46 साल तक अपनी उम्र 46 साल तक अपना कार्यकाल करेगा। 6 साल तो ये हो गया। 65 वर्ष मान लो कि कोई व्यक्ति जो है क्या 61 साल में कैग बनता है। अब उसके 6 साल कार्यकाल होने से पहले तो रिटायर्ड हो जाएगा, तो यानी कि वो 61 साल मतलब तब तक काम करेगा जब तक वो 65 का होगा। बस यही डिफरेंस, कुछ नहीं है इसमें। 6 या 65 साल कार्यकाल की मैं बात करूं तो 6 या 65 साल इसका कार्यकाल होता है। क्या कैग हटाया जा सकता है? हाँ कैग हटाया जा सकता है। कैसे? प्रेसिडेंट हटा देगा? कुछ दिमाग लगाओ, क्या कैग को हटाया जा सकता है?
तो कैग को हटाने का पहला रीजन तो ये कि वो रिजाइन दे दे अपना। किसको किसको देगा रिजाइन? प्रेसिडेंट को। और जो प्रोसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की है, वो सेम प्रोसेस होती है इसमें भी। भाई देख लो, शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनते हैं। अब तुम्हें देखना है कि किस तरीके से बनाने। ये शॉर्ट नोट्स तब बनते हैं जब तुमने बिल्कुल घोट दिया है चीजों को पढ़ पढ़ के, तुम्हारी जहन बस रही है, तब इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनते हैं। तो ध्यान रखना कि कैग का कार्यकाल होता है 6 से 65 साल, और रिजाइन किसको देता है? ये अपने प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट ने नियुक्त किया। दूसरा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रोसेस होती है, उसी प्रकार से आपकी कैग को हटाने की प्रोसेस होती है। ध्यान रखना, इम्पीचमेंट शब्द सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होगा। बाकी अगर इम्पीचमेंट शब्द और किसी बॉडी के लिए यूज नहीं होगा, चाहे वो कैग को हटाना हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को हटाना हो, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के स्पीकर, सेम प्रोसेस होगी इम्पीचमेंट की तरह। लेकिन पर्टिकुलर इम्पीचमेंट वर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होगा। तो ध्यान रखना, कल को अगर क्वेश्चन बनता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू हटाया जा सकता है, ऑप्शन विल बी नो, नहीं। उसके जैसी एक प्रोसेस होती है, पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा, लेकिन प्रोसेस सेम होती है, लेकिन पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा आपने। आई बात समझ में? ध्यान रखना, इम्पीचमेंट शब्द सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज किया गया है। आई बात समझ? चलो इतना क्लियर हुआ, क्या है आपका यहाँ पे कंप्लीट। अच्छा, सैलरी की मैं बात करूँ तो क्या की कोई सैलरी पर्टिकुलर नहीं होती है, सैलरी कोई पर्टिकुलर नहीं होती है। सैलरी जो है आपका प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिसाइड की जाती है आपकी सैलरी को। क्या समझ में आया? नियुक्ति और बाकी जो कार्यकाल वगैरह। अच्छा, होमवर्क आपको उसकी नजरों में अच्छा होना चाहिए वो। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इसने नजरों में अच्छा होने का मतलब ये है कि उसने फाइनेंस के रूप में कई सालों से काम किया हो, बहुत सालों से जो है जहाँ बोल सकते हैं कि वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस विभाग में बहुत सालों से काम किया हो, और राष्ट्रपति की नजरों में अच्छा है कि हाँ ये क्या का काम अच्छा कर रहा हो, ईमानदार हो, उस कंडीशन में आपको जो है राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करता है। आई बात समझ? चलिए, तो यहाँ पे अब जो आपका होमवर्क क्या है, और ये मैं पूछूंगी, एंड ये होमवर्क इज कि पहला कैग कब बना था और प्रेजेंट में कैग कौन है? कैग यानी कि फर्स्ट कौन था और प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट वाला कौन है? सही। और बाकी चलिए फर्स्ट वाला देख के आना। आगे चले, अब आपका भारतीय न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की ओर चले। चलो फर्स्ट वाला भी मैं बता ही देती हूँ। जीव नहीं, नरहरि राव। चलो भाई, अब आते हम हमारे जुडिशरी में। न्यायालय बेसिकली देखा जाए तो न्यायालय का क्या है? एक पिरामिड है। कैसे? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का गठन सबसे पहले 1950 में होता है, और ये आपका वीडियो में पेपर क्वेश्चन पूछा गया था। ये वीडियो में अभी जो रिसेंट पेपर हुआ उसमें पूछा गया था कि सुप्रीम आपका 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन, केशवनंदन भारती केस, और भी थे 2 पॉइंट और थे। तो ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो, अब आपके पास हाई कोर्ट, अगर मैं बात करूं तो कोर्ट आपके पास बहुत सारे तरीके के होते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो आपने देख लिया।
फैमिली कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट, यानी कि आर्मी के लिए कोर्ट होता है जो, ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट सुना है ये, ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट 2010 में बना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ इस पे। ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट को क्या बोलेंगे हम हिंदी में, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। लेबर कोर्ट, तो ये सब हमें पढ़ना ही नहीं है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट पढ़ना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट वो कोर्ट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस को सॉल्व किया जाता है, बस। इन्वायरमेंट हार्म हो रही है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोर्ट भी तो होते हैं, तो वो आपका आएगा ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, फैमिली वाली, फैमिली का हो गया, हाँ, राष्ट्रीय हरित न्यायालय, हरित, राष्ट्रीय हरित न्यायालय, ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट, आई बात समझ। चलिए अब मैं आपको, अब जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मूव करते हैं ना। चलिए अब मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे आपका एक तरफ आएगा, टाइम कितना हो रहा है, मैं कोशिश करूंगी कि आज पूरा कोर्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर दे। 20 मिनट है, कोशिश करेंगे 20 मिनट में कंप्लीट करने का। चलिए एक तरफ लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ लिखेंगे हम हाई कोर्ट। ये आएगा पार्ट 5 में, ये आएगा पार्ट 6 में। आपका जो पार्ट 5 और 6 चल ही रहा था वो चल ही रहा है आपका, है ना, पार्ट 5 और पार्ट 6। चलिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ है, डेट 28 जनवरी, पक्का, गारंटी है। एक चीज ध्यान रखना, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको पहले भी करवाया है, कहाँ पे कराया, मुझे इसका आंसर दो। याद आ रहा है, पीछे नवीन, आयुष, इधर याद आ रहा है कुछ, नोट्स खंगालो जरा, गवर्नर वाला टॉपिक खोल के देखो। एक ही बच्चे ने ले रखा है क्या यहाँ पे ठेका आंसर देने का, या फिर सही आंसर देखो जरा, गवर्नर वाला टॉपिक खोल के देखो, गवर्नर वाला लिखाया है मैंने, रिवीजन मैंने थोड़ी करना है। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताया था कि एक गवर्नर जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट का गठन सबसे पहले, भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट जो है, हाँ जी बोलो, कुछ डाउट है? अठारह में भारत का पहला हाई कोर्ट बना था। अब जो ये हाई कोर्ट बना था आपके, कैसे हाई कोर्ट बना था आपका, जैसे ये आपका इंडिया है, अब तक तो इंडिया का मैप बनाना सीख चुके होंगे ना आप लोग। ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई आपकी, हाँ, ज्योग्राफी खत्म भी हो गई, कब कराई? अच्छा तुम लोग नए हो ना, तुम्हारे लिए अब नहीं होगी। तो अब तो इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप बनाना सीख चुके होंगे, है ना। ध्यान रखना, 1 मिनट 10 सेकंड या 10-15 सेकंड में आपका वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप बनना चाहिए, फटाफट आदत बना लो। चलिए
1862 की मैं बात कर तो 1862 में आपके कोर्ट कहाँ कहाँ थे भाई? 1862 में ये बॉम्बे हो गया आपका, बॉम्बे हाई कोर्ट, क्योंकि ये समय कौन सा आपका, ये समय कौन सा चल रहा है, अंग्रेजों का। और ध्यान रखो बॉम्बे हाई कोर्ट। फिर आपका इधर कलकत्ता किधर बनाऊं मैं, ये मैंने बॉम्बे गलत बना दिया, अभी मैं कलकत्ता, ठीक है। इधर आ गया आपका मद्रास हाई कोर्ट, और इधर आ गया आपका और 1864 में आपका फोर्थ हाई कोर्ट बना था, वो बना था आपका इलाहाबाद। क्या बनाओ, इसे लिखना है, पहले तो बना ही लेते तो फायदा तुम्हारा होता। 1862 में आपका पहला हाई कोर्ट बना था, जिसमें आपका कलकत्ता था, मद्रास था, बॉम्बे था। 1866 में, सॉरी 66 में आपका क्या बना था, चौथा हाई कोर्ट बना था। अब जरा इधर देखो, जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान था, मूल संविधान में ये प्रोविजन क्या था कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में बॉडी कैसी होगी भाई, हाई कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ, वो कैसा होगा भाई, मूल संविधान की बात करी जा रही तो स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसा होगा, 7+1 की बॉडी होगी, यानी कि टोटल 8 मेंबर्स होंगे। आई बात समझ में, टोटल 8 मेंबर्स होंगे, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा था, 8 मेंबर्स का था, 8 मेंबर्स का स्ट्रक्चर था। और इस 8 मेंबर्स में आपका 7+1 की बॉडी थी, और 8 7 कैसे, हेड यानी कि सीजीआई और बाकी के अदर मेंबर्स। इतना समझ में आया। जो मूल संविधान है, जब आपका संविधान बना था तो उसमें कैसा था, 7+1 की बॉडी थी, 7+1 की बॉडी, यानी कि एक तो सीजीआई होगा, हेड होगा, अब बाकी के अदर मेंबर्स होंगे। आई बात समझ में। चलिए इसके बाद की मैं बात करूं तो अब जब आपका आज की डेट में, आज का जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिनेरियो है, इस प्रेजेंट सिनेरियो में बात करूं तो एट प्रेजेंट टाइम कितना है, 33+1 की बॉडी है, टोटल कितनी, एक मिनट, 33 है, 34 बड़ी है ना, अभी 38, हाँ तो प्रेजेंट ही लिख लो, चलो 38 लिख लो इसे, 37+38, एक हो जाएगा आपका सीजीआई और बाकी हो गया क्लियर। 37+1, आज की डेट में कितने हैं, 37+1 है। इतना हो गया। चलिए अब मैं बात करूं इधर, तो यहाँ पे भी इसको सॉर्ट कर देते हैं, बहुत बड़ा हो रहा है। यहाँ पे भी मैं बात करूं तो जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें यह कहा गया था कि हर एक स्टेट के लिए, हर एक स्टेट में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, हर एक स्टेट में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन बाद में 7वां संविधान संशोधन होता है आपका 1956 में, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 1956 में, जिसमें यह कहा गया कि एक हाई कोर्ट जो है, इसमें यह कहा गया कि एक हाई कोर्ट जो है वो एक या फिर
एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। क्या हो रहा है ये, वो मोर देन वन स्टेट का भी हो सकता है। आई बात समझ में? एक राज्य से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट हो सकता है। आई बात समझ में? अब ये कौन कौन से है, अब देखो एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल में लिखो, इसी के नीचे ये जो मैंने लिखा है ना आपको, ये मैंने लिखाया कि 7वां संविधान संशोधन हुआ कि जिसमें ये कहा कि एक हाई कोर्ट जो है एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। अब इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ना। तो सब लिखेंगे पहला एग्जाम्पल में, पहला लिखेंगे मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, पार्टीशन करो और एक तरफ लिखो मुंबई। एग्जाम्पल में मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट में लिखेंगे, मुंबई हाई कोर्ट के अंदर आता है आपका महाराष्ट्र। मुंबई हाई कोर्ट जो है आपका किस किस क्षेत्र के देखता है? महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। गोवा, दादर नागर हवेली, महाराष्ट्र और दमन एंड दीव के एरिया को कौन करता है? इस एरिया में जो है कौन देखता है? मुंबई हाई कोर्ट। दूसरा लिखेंगे कोलकाता हाई कोर्ट। हाँ अब तो एक हो गया, अब एक है ये, तो दादर नागर हवेली और दमन दीव कर दो। दूसरा लिखेंगे कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट जो है वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार का देखता है। आपको पता है कि यहाँ पे आपका कोलकाता के अंडमान निकोबार, जहाँ पे मैंने मद्रास हाई कोर्ट लिखा है ना, उसी एरिया पे तो आपका अंडमान निकोबार है ना, इस एरिया पे तो आपका अंडमान निकोबार है ना। तो लिख सकते हो आप कि कोलकाता हाई कोर्ट किसको देखता है भाई? एक तो वेस्ट बंगाल जो अपना एरिया का है, और दूसरा अंडमान निकोबार। चलिए दूसरा तीसरा लिखेंगे मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास जो है आपका तमिलनाडु और पुडुचेरी के देखता है। मद्रास हाई कोर्ट आपका तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि एक हाई कोर्ट जो है एक से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट हो सकता है ना। चलिए एक ही है, हाँ एक ही है। मैंने एग्जांपल कम लिखा है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। एक मिनट में चेक करो, ऐसे तो बहुत सारे, इतना कितना। चलो इसमें मैं आपको लिखवा दूंगी कि कौन सा एरिया किसके अंदर आता है, बाद में लिखाऊंगी। जैसे आप असम वाले की बात कर रहे हैं ना, हाँ उसमें 7 सिस्टम है, जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आता है। ये इतने सारे एरियाज आते हैं। चलो तो इतना हुआ, आगे बात करें। अब करें हम योग्यताएं, एलिजिबिलिटी, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। लिखेंगे योग्यता। अच्छा कॉलेजियम सिस्टम आपको पता है किसी को? कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम आगे देखेंगे, चलो अभी नहीं पता तो। पहला तो यही है, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा लिखेंगे आप, दूसरा कि किसी भी हाई कोर्ट में, देखो पहले इधर सीजीआई की बात कर, सीजीआई में लिखेंगे पहला तो मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल लगातार क्या किया हो? जज की नौकरी करी हो। आई बात समझ में? 5 साल, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल लगातार जज की नौकरी करी हो, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में, तीसरी योग्यता कि किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल से अधिक, 10 साल से ज्यादा एक वकील यानी कि एडवोकेट का काम किया हो, वकील का काम किया हो, यानी कि एडवोकेट रहा हो।
आई बात समझ में? 10 साल से अधिक किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहो। और तीसरा, राष्ट्रपति की नजरों में एक अच्छा व्यक्ति हो, यानी कि प्रसिद्ध विधिवेता हो, एक लीगल पर्सन हो। आई बात समझ? प्रसिद्ध, फेमस लीगल पर्सन हो, प्रसिद्ध विधिवेता। आई बात समझ में? चलिए इधर हाई कोर्ट की बात करें। क्या हुआ? प्रसिद्ध विधिवेता, लीगल, जिसके पास, जिसको कानून की अच्छी जानकारी हो, प्रसिद्ध विधिवेता। चलिए हाई कोर्ट की बात करें तो किसी भी पहले तो मस्ट हैव द सिटीजन ऑफ इंडिया, और अच्छा चलो चौथी भी लिख दो, फेमस लीगल ऑफिसर बोल लो। चलिए ये अब जो है यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पॉइंट, हाई कोर्ट की योग्यता में लिखेंगे, हाई कोर्ट की योग्यता में। अब मैं लिखूंगी नहीं, अब आपको डिक्टेट करूंगी। दूसरी योग्यता आ जाएगी हाई कोर्ट की, जो कानूनी क्षेत्र है आपका, उस क्षेत्र में 10 साल से अधिक की सेवा दे चुका हो। जो कानूनी क्षेत्र है आपका, लीगल एरिया, उसमें जो है 10 साल से ज्यादा काम कर चुका हो, कानूनी क्षेत्र में 10 साल से अधिक ज्यादा काम कर चुका हो, या फिर किसी भी हाई कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट में, ऐसे लिखो, किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट में क्या हो, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को क्या बोला था मैंने हिंदी में, क्या इंग्लिश में क्या था? हाँ, एडवोकेट जनरल। हाँ, स्टेट में एडवोकेट जनरल का काम किया हो, एडवोकेट जनरल का काम किया हो, यानी कि किसी भी राज्य में क्या हो, महाधिवक्ता हो, महाधिवक्ता हो। आई बात समझ में? महाधिवक्ता, तो ये आपकी योग्यता हो गई आपकी किसकी। और फिर ये भी है कि प्रसिद्ध लीगल ऑफिसर हो, लीगल ऑफिसर भी रहेगा। आई बात समझ में? चलिए तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हम देख सकते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है भाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लिख दो इसको, हाई कोर्ट और जजेस की नियुक्ति, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति जो आपके क्या हुआ? थर्ड वाला क्या था? किसी भी ऐसे लिख दो, किसी भी स्टेट में एडवोकेट जनरल के रूप में काम किया हो उसने, महाधिवक्ता हो। हाँ, मतलब एक लीगल ऑफिसर के रूप में काम किया होगा उसने 10 साल से ज्यादा। दूसरा लिखेंगे कार्यकाल, टेन्योर। एक तरफ लिखेंगे टेन्योर, है ना, टेन्योर हो जाएगा दूसरा। इधर भी सेम आ जाएगा, इधर आएगा टेन्योर कितना, 65 वर्ष का, और इधर 62 साल। हाई कोर्ट में 62 साल और सुप्रीम कोर्ट में 65 साल। अब मैं बात करूं तो दोनों के लिए एक प्रोसेस है भाई। कोई भी सरकारी ऑफिसर है, ऐसा तो है नहीं कि अगर उसकी सरकारी नौकरी लगी तो वो अपने पद पर बना ही रहेगा। पहली बात तो सरकारी नौकरी आसानी से जाती नहीं है, ना ही आसानी से मिलती है, ना ही आसानी से जाती है। अगर मैं बात करूं कि आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है तो क्या प्रोसेस होगी? प्रोसेस लाइक इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट की ही तरह, एक महाभियोग की तरह ये की प्रोसेस होगी। अब जो है यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमें प्रेसिडेंट को हटाना, सॉरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना है तो हटाना है तो पहले तो रेजिग्नेशन है, किसको?
प्रेसिडेंट को क्या देगा, रिजाइन देगा। पहला तो प्रेसिडेंट को रिजाइन देगा, इतना क्लियर हो गया। दूसरा, अगर हमें उसको हटाना है, अगर हटाना है तो हटाने का पहला रीजन क्या होगा, हटाने का पहला रीजन क्या होगा, हटाने का रीजन क्या होगा कि उसने कोई गलत काम किए, है ना। हटाने का रीजन यानी कि क्या बोल सकते हैं हम इसको, अगेंस्ट ऑफ संविधान, ऐसे लिख लो। संविधान के अनुरूप नहीं चल रहे, संविधान का संविधान के ही अगेंस्ट है। हाँ, लेकिन जो सीजीआई है, अगर उसका कार्यकाल चल रहा है, उस कार्यकाल के दौरान हम उसे हटाना चाहे तो कैसे, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इनका कार्यकाल 65 साल तक है। अगर कोई पहले तो इतनी आसानी से नहीं बनता है कोई, आसानी से, है ना। मान लो कि कोई 60 साल में बन रहा है तो वो अपना 65 साल तक पूरा कंप्लीट करके ही रहेगा। तो सीजीआई वही होता है जो 65 साल तक अपना कार्यकाल लेट बनते हैं ना, क्योंकि अब देखो योग्यता देखो ना, 10-10, 12-12 साल तो इनको किसी अलग एरिया में काम करना है। फिर सीजीआई पद के लिए एक ही व्यक्ति नहीं उठता है, बहुत सारे उठते हैं, तो उसमें ये है कि कब किसका नंबर आए, तो एज हो जाती है ना। आई बात समझ लीजिए, सरकारी नौकरी तुम भले ही 20-21 साल से पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें कब तक मिलेगी, 26-27 साल तक, मतलब 5-6 साल तो आराम से लग जाते हैं इतना पढ़ने में। उसी प्रकार से कोशिश ये कब से करते हैं, लेकिन निकल आते आते बहुत टाइम लग जाता है, तो 65 साल तक। आई बात समझ में, चलिए। तो रीजन क्या होगा, महाभियोग का अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है वो सेम वैसी होती है जैसे आपकी लोकसभा में जाता है, लोकसभा में बहुमत के साथ राज्यसभा में जाता है, फिर दूसरा सदन जांच सदन कहलाया जाता है, वहां पे अपनी बात रखने का मौका मिलता है। अगर दूसरे सदन भी अगर उसको जो है भारी बहुमत के साथ पास कर दे और राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाए तो महाभियोग की प्रक्रिया लग जाएगी और क्या हो जाएगा, ये अपने पद से हट जाएगा। दोनों कोर्ट के जजेस के लिए सेम होता है, सेम प्रोसेस होती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। आई बात समझ में। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे कि जैसे आपने बोला था ना कि 50, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 मेंबर्स। अब बोल दे, यानी कि अभी मैंने उस दिन बताया था ना कि 2/3, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सहमति चाहिए होती है कि अगर हमें महाभियोग लगाना है किस पे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज पे, तो लोकसभा से 100 लोगों की और राज्यसभा से 50 लोगों की हमें सहमति चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, महाभियोग की प्रक्रिया को आरंभ कर रहे हैं। और अगर सहमति बन गई उसके बाद सेम वही प्रोसेस है जो आपकी किसमें, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सब उसके लिए उसके तरह। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए, अब जो है यहाँ पे एक चीज, टाइम भी हो गया ना तुम्हारा, बस ये हाईकोर्ट बचा है। मैं सोच रही हूँ कि इसको कल कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि इसमें जो है हमें और भी चीजें करनी है, ग्रीन ट्रिब्यूनल करना है, और फिर तो एक बार बताओ, हाई कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाएगा, एक आंसर दो ना, पीछे से आंसर देते रहो मुझे कि प्रेसिडेंट के साथ कौन हाथ खड़ा करना चाहेगा। गवर्नर के साथ कौन है, प्रेसिडेंट के साथ कौन है, और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को शपथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट के मतलब जो जज होता है उसको शपथ कौन दिलाएगा, लिखो नोट, लिखो, एक ये बताना था। सुप्रीम कोर्ट के जज को आपका प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट को, हाँ अभी हाई कोर्ट पे नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट के जज को आपका जो है प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है, और हाई कोर्ट के जज को आपका गवर्नर शपथ दिलाता है, राज्यपाल। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ सपना ही सही लगी, बाकी सब कोई सीजीआई कह रहा, कोई हाई कोर्ट कह रहा, कोई सुप्रीम कोर्ट कह रहा। तो याद रखना है, अपॉइंट होके कहाँ जाएगा, और स्टेट में जाएगा, और स्टेट का जो हेड है कौन है, गवर्नर, वो आपके जो है राज्यपाल हाई कोर्ट के जज को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। आई बात समझ में, हाँ बस। चलिए, तो यहाँ पे एक आता है कॉलेजियम प्रणाली,
कोलेजियम सिस्टम। हाई कोर्ट और कोलेजियम सिस्टम किससे जुड़ा है? उनके ट्रांसफर से रिलेटेड, बस इतना ध्यान रखो। कोलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर से रिलेटेड है, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। उनको किस तरीके से एक जगह से उनको किस तरीके से नियुक्त किया जाएगा, उनको किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा, वो सब कोलेजियम प्रणाली के अंदर आता है। और कोलेजियम प्रणाली में आपका जो है कितने 3 सदस्य होते हैं मेरे ख्याल से, चेक करो एक बार कितने सदस्य होते हैं कोलेजियम में। तीन होते शायद। कोलेजियम भी आपका 5 कैसे कैसे? अच्छा एक चीज है वो, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है, मुझे 3 और 5 3 में कंफ्यूजन था। एक बार मैं कोलेजियम मेंबर्स को मैं चेक करके आऊंगी बुक में कितने हैं। 2 है ना, 2 होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है, एक हाई कोर्ट के लिए होता है। हाई कोर्ट के लिए चेक करो 3 होंगे हाई कोर्ट के लिए ना। हाँ तो हाई कोर्ट यहाँ पे 3 ही लिखा हुआ है। चलो बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। आपका जो है कल मैं पार्ट 5 और पार्ट 6 कंप्लीट करा दूंगी, और मैं ये आपको एक टेबल बनवा दूंगी कि कौन सा हाई कोर्ट कब बना था और इसका कौन कौन से क्षेत्र में अधिकार है, मतलब किस किसके लिए न्याय दे सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मुंबई है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव के लिए, गोवा महाराष्ट्र के लिए दे सकता है। इसी प्रकार से जितने भी आपके हाई कोर्ट है वो कहाँ के लिए कर सकते हैं। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? बस आपका लास्ट टॉपिक बचा और उसके बाद कल ही मैं आपका पार्ट 8 स्टार्ट कर दूंगी। पार्ट 8 ना, पार्ट 8 कल से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आपसे कल मुलाकात करते हैं।